कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, व्हाट इज द कोर्स ऑफ द एग्जाम, आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होता है, देन वी हैव मेंस एंड फाइनली यू हैव नोट्स तो मैंने बनाए हैं, बट डिटेल नोट से बार बार रिवीजन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं। आपको ईएससी के प्रीलिम्स पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, जबकि मेंस के पेपर में कैलकुलेटर अलाउड होगा। हेलो एवरीवन, गेट वाला में आपका स्वागत है। तो आज हम ये बेहतरीन सेशन लेके आए हैं कि साहब ईएससी को कैसे क्रैक करें। 2025 का एग्जाम जो होने वाला है, जिसमें आईआरएमएस भी इंक्लूड है, इसे कैसे क्रैक करें। तो इसके लिए आपके सामने हाजिर है मैं, अंकित शर्मा, और बादल सोनी सर, दोनों ही एक्स आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। तो हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि कैसे क्रैक करा जाए। देखिए, ये सेशन आपके चारों ब्रांच के लिए होगा: सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। राइट। तो चारों ब्रांच के लिए सेशन होगा। क्या क्या बताने वाले हैं सेशन में, तो एक क्विक रिकैप मैं आपको दे देता हूं सेशन में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले हम प्लान ऑफ एग्जामिनेशन बता देंगे उन लोगों के लिए जो पहले दे रहे हैं, बहुत क्विकली बताएंगे, तो चिंता मत करिएगा। उसके बाद मिनिमम कट ऑफ होती है क्या किसी पेपर में, वो भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, ये सारी डिटेल हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आपको एग्जाम का अपना प्रिपेयर करना चाहिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, और मैं बादल सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर लेट्स स्टार्ट द सेशन। यस सर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर बताते हैं बच्चों को कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, व्हाट इज द कोर्स ऑफ द एग्जाम, आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होता है, देन वी हैव मेंस एंड फाइनली यू हैव इंटरव्यू। प्रीलिम्स अगर देखोगे ना बेटा, आपको वैसे तो पता ही है, प्रीलिम्स में आपके दो पेपर होते हैं। इन प्रीलिम्स वी हैव टू पेपर। एक तो बेटा आपका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का पेपर होगा, यू हैव टू पेपर्स हियर। यहां पर आपके दो पेपर होंगे। सो पेपर वन, दिस पेपर वन विल बी ऑफ इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड प्लस जीएस, जिसमें आपसे इंजीनियरिंग मैथ्स, एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग ड्राइंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी, ये सब चीजें पूछी जाएगी। एंड देन यू हैव पेपर टू ऑल्सो, दैट विल बी, बोथ आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर, दोनों ही एमसीक्यू टाइप है। और सेकेंड पेपर में वुड बी मोर ऑफ टेक्निकल नेचर। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के हो तो सिविल का पेपर होगा, अगर आप मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स रेस्पेक्टिवली। एक बार आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो, फिर मेंस में आओगे, देन यू हैव इंटरव्यू। देखो, इसके लिए मेरे पास जो है सब्जेक्ट वाइज वो भी है, ब्रेकअप ऑफ द मार्क्स। तो अगर देखोगे, जैसे मैंने बताया, पेपर वन ऑब्जेक्टिव जीएस का पेपर है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें। क्लियर है? ड्यूरेशन 2 आवर का, 2 आवर मतलब 120 मिनट्स। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने, तो लगभग लगभग आप मान के चलिए 1 सवा मिनट आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा। और ये 200 मार्क्स का पेपर है। फिर 3 घंटे में 150 क्वेश्चन करने, पूरा टेक्निकल होगा ये। क्लियर है? इट इज ऑब्जेक्टिव इंजीनियरिंग पेपर। ये 300 मार्क्स का है, तो 200 प्लस 300 इस 500। इसमें से पहली कट ऑफ आएगी, जब आप पहली कट ऑफ, पहला स्टेज का कट ऑफ पार कर जाओगे, देन यू हैव द चांस टू सिट फॉर द स्टेज टू। स्टेज टू इज कॉन्वेंशनल टाइप क्वेश्चंस। इसमें दो पेपर है आगे, पेपर वन, पेपर टू, बोथ आर कन्वेंशनल टाइप। क्लियर है? जिसमें 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8 में से आपको 5 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। ईच पेपर हैव 3 आवर ड्यूरेशन। एक ही दिन में ये दोनों पेपर, एक ही दिन में ये दोनों पेपर। क्लियर है? इन वन डे prelims will happen and in one day mains will happen. क्लियर है? तो prelims में both the paper will carry 300 marks each। फिर 300 मार्क्स में जो फाइनल अब जो कट ऑफ आएगा, that will be in 600 plus 500, that is 1100। फिर 1100 मार्क्स में जब आप कट ऑफ क्वालिफाई करोगे, उसके बाद यू विल हैव अ चांस टू सिट फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू 200 नंबर का होता है। फिर अगर उसको भी आप क्वालिफाई कर जाते हो, तो फाइनली यू विल गेट अ रैंक, आपको ईएससी की जॉब मिल जाएगी। फिर बाकी आप जो आगे करना चाहो वो आप करिए। सिंपल सी स्टोरी है। बाकी अब आपको सर बताएंगे कि स्टार्ट कैसे करें, प्रिपरेशन प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की जाए। तो देखिए, अब सर आपको बताने वाले कि मैंने तो आपको बता दिया एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, तो अब अंकित सर आएंगे और बताएंगे कि सिंस हमने अब डिसाइड कर लिया तैयारी करना स्टार्ट करना है, तो अब स्टार्ट कैसे किया जाए। जी सर, जी कौन सर। सा शुभ मुहूर्त होगा स्टार्ट करने के लिए सर? सर, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। सर, ये दोहा है।
तो इसके मुताबिक अभी ही करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो अपने रिस्पेक्टिव ब्रांच में, तो हम कौन सा सब्जेक्ट सर पहले उठाए? तो देखिए, सबसे पहले हर ब्रांच के कुछ फंडामेंटल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो फंडामेंटल आप सब्जेक्ट उठाइए। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें तो आपका नेटवर्क थ्योरी हो गया, सिविल मैकेनिकल में बात करें तो आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया। ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो इन फंडामेंटल सब्जेक्ट्स को आप उठाइए, क्योंकि इन फंडामेंटल सब्जेक्ट्स का एप्लीकेशन अदर सब्जेक्ट्स में भी लगता है, तो ये आपको आगे जाके मदद करेगा। तो सबसे पहले आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं, जो फंडामेंटल सब्जेक्ट है, उनको उठाइए। और साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये भी देखिए कि भाई किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है। ठीक है, कोर भी होना चाहिए, उसका वेटेज भी अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं मैं ऐसे सब्जेक्ट पे टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूं जो सब्जेक्ट कम पूछा जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए, राइट? तो अब देखिए, हाउ टू कवर ए सब्जेक्ट। अगर किसी भी सब्जेक्ट को कवर करना है तो साहब हमें कैसे कवर करना चाहिए, फटाफट इस बात को भी समझते हैं। और इस पे बादल सर से भी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी सब्जेक्ट को हम कैसे कवर करना चाहिए। ठीक है, हर एक की अपनी मेथोडोलॉजी होती है, तो बादल सर का भी एक अच्छा व्यू पॉइंट है, मेरा भी एक अच्छा व्यू पॉइंट है। दोनों का लगभग लगभग एक दशक से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और दोनों ही एक्सआईएएस ऑफिसर्स रह चुके हैं, दोनों का ही कॉलेज भी बहुत अच्छा रह चुका है। तो अब इन चीजों को समझते हैं। देखिए, कभी भी आप कोई भी एक सब्जेक्ट उठाते हैं तो सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, राइट? ऑब्जेक्टिव और मेंस दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, दोनों की प्रीवियस ईयर किताबें मार्केट में अवेलेबल है, वहां से आपको पता चल जाएगा। देखिए, कॉलेज का प्रिपरेशन और एग्जाम का प्रिपरेशन में फर्क होता है, काफी अच्छा खासा फर्क होता है। फिर जब आपने ये देख लिया, साथ ही में ठीक है, आप साहब गेट के भी पीवाईक्यू देख लीजिए। ठीक है, मैं गेट के पीवाईक्यू क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जहां पे ईएससी और गेट के पीवाईक्यू ओवरलैप करते हैं, वो टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ में ही मेरा एक सजेशन ये भी रहेगा कि कुछ क्वेश्चंस जो सिविल सर्विसेज में पूछे जाते थे, ठीक है, अब सिविल सर्विसेज में ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होता है, उनको भी देखिए। ठीक है, अभी केवल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना है, मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि सर टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर का इंपॉर्टेंस कितना है, किस सब्जेक्ट में, उस पे मैं ज्यादा वेटेज दूंगा। उसके बाद आप किसी एक किताब को, किसी एक नोट्स को फॉलो करिए। ठीक है, अगर आप कोचिंग कर रहे हैं कहीं पे भी, तो आप उस नोट्स को फॉलो करिए और ये देखिए कि उस नोट्स में भी क्या वो प्रीवियस ईयर के हिसाब से वेटेज दे रखा है, जो आपके टीचर का नोट्स है, ठीक है, जो आपकी किताब है, क्या वो उसको उतना इंपॉर्टेंस दे रही है। ठीक है, आप एक चैप्टर को पढ़िए और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ईएससी और गेट दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि काफी समानताएं पाई जाती हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन अगर डिफिकल्टी लेवल देखा जाए तो उस पे पाई जाती है। तो आप चैप्टर वाइज खत्म करते करते आप अंत तक पहुंच गए, और साथ में अपना एक डिटेल नोट्स भी बनाते जाइए, सेल्फ का डिटेल नोट्स बनाते जाइए। अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अपना डिटेल नोट्स बनाते जाइए। और जब आपका सब्जेक्ट खत्म हो गया है, उसके बाद आप एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, क्योंकि इस शॉर्ट नोट्स की मदद से आप इस सब्जेक्ट को बाद में जाके रिवाइज करोगे। क्योंकि जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट रिवीजन करना भी है, क्योंकि आपको मल्टीपल रिवीजन चाहिए होंगे जैसे जैसे टाइम पास होगा, और आगे जाके आप इस सब्जेक्ट को भूल ना जाओ, अपनी इस मेहनत को बर्बाद ना कर दो। उसके लिए रिवीजन चाहिए, तो उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स भी चाहिए। और ये शॉर्ट नोट्स अंत समय में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। साथ में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम टेस्ट सीरीज भी देंगे, मॉक टेस्ट भी देंगे, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। सर, जी सर, आपने बताया जैसे कि हाउ टू कवर अ सब्जेक्ट, इसके बाद मैं डिस्कस करना चाहूंगा जीएस। गेट में जीएस नहीं है, बट ईएससी में जीएस है। एंड यू शुड रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ जीएस, क्योंकि अगर जीएस का पेपर अच्छे से नहीं हुआ तो ईदर इट कैन सेल यू थ्रू द प्रीलिम्स और इट कैन सिंक यू ऑल्सो। क्योंकि प्रीलिम्स में 500 नंबर का जो पेपर है, उसमें 200 नंबर का जीएस भी है। तो आप जीएस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप प्रीलिम्स नहीं पार करोगे तो मेंस देने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप अपनी टेक्निकल नॉलेज कैसे दिखाओगे एग्जामिनर को? तो इसीलिए जीएस को लाइटली ना लें। आपको पता है कि प्रीलिम्स का एग्जाम 8 जून 2025 को है ना। ये तो हमें पता ही है कि जो हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम है, डेट इज 8 जून को स्केड्यूल्ड है। एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है हमारे पास।
स्टार्ट द जीएस। अभी से आप जीएस के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम देना स्टार्ट कर दो। एंड मोमेंट पे जीएस नहीं होगा। टू स्टार्ट विथ, अगर आप अभी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करें तो इंजीनियरिंग मैथ्स से चालू कर दीजिए। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है। फिर देन मूव टूवर्ड्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्वालिटी, दीज काइंड ऑफ सब्जेक्ट जिसको ग्राफ्स करना इजी। अभी करंट अफेयर वगैरह पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। करंट अफेयर आप लास्ट में कवर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले जो स्टैटिक पार्ट है जीएस का उसको कवर करिए, और आप देखोगे हमारे जीएस में मेजरली सारा स्टैटिक पार्ट ही है। देखो जीएस ट्रिकी है। जैसे सर ने बताया कि बाकी टेक्निकल सब्जेक्ट आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हो, जीएस को सेल्फ प्रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ना आपको कन्फाइन करना पड़ेगा अपने आप को। जीएस एक समुंदर है, और अगर उस समुंदर में आपने किसी के साथ डुबकी नहीं मारी तो डूब के गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। समझ रहे हो ना? तो जीएस के लिए मैं बता दूं आपको, सेल्फ प्रिपरेशन से काम नहीं चलेगा। 200 नंबर का ही है, ज्यादा वेटेज भी नहीं रख रहा है। अगर आप देखो ओवरऑल पूरे एग्जामिनेशन स्कीम में 200 नंबर का वेटेज है, तो ये बहुत ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज इंपॉर्टेंट। तो ना उसमें आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। तो अब ये आप जब तक आप पता लगाओगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। 10 टॉपिक्स हैं जहां तक है जीएस में हमारे पास। अब उन 10 टॉपिक को पढ़ना है आपको। समझो 10 टॉपिक अपने आप में 10 सब्जेक्ट है अगेन। अगर आप एक ही सब्जेक्ट में डेप्थ में, जैसे मैं मान लू इंजीनियरिंग ड्राइंग, अगर आप डेप्थ में घुस गए तो पता चला 6 महीने तक तुम इंजीनियरिंग ड्राइंग ही पढ़ रहे हो। तो ना आपको एक मेंटोर की जरूरत पड़ेगी जो कि आपको बताए कि कितना पढ़ना है, कैसे अपने आप को कन्फाइन करना है जीएस में, ताकि आप कम मेहनत में ज्यादा नंबर ला पाओ और ज्यादा से ज्यादा टाइम आपके पास अवेलेबल हो, ताकि आप टेक्निकल पोर्शन के ऊपर फोकस कर सको। और इसके लिए भी देखो प्रॉब्लम सॉल्व्ड है गेट वाला में। आप देखोगे ऑलरेडी हमने एक जीएस का सेपरेट कोर्स फ्लोट कर रखा है। तो अगर आप मान लो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो या गेट की प्रिपरेशन पहले कर चुके हो, अब ईएससी के लिए टेक्निकल नहीं पढ़ना चाहते हो, तो आप वो जीएस का कोर्स एनरोल करके अपना जीएस कंप्लीट कर सकते हो। तो इसके लिए हमने क्या है, जीएस का ऑलरेडी एक कोर्स सेग्रीगेट कर रखा है। आप ऐप में जाइए, वहां पर आप वो जीएस का कोर्स देख सकते हो। बट आई वुड हाईली एडवाइस कि कोई भी प्लेटफॉर्म फॉलो करो, कुछ फॉलो करना। सेल्फ प्रिपरेशन के चक्कर में आप जीएस में फंस जाओगे, क्योंकि जीएस एक बहुत बड़ा समुंदर है। प्रीवियस पेपर के बारे में देखो, सर ने आपको बता ही दिया कि जब भी आप सब्जेक्ट को कवर करते हो तो प्रीवियस ईयर पेपर ऑब्वियसली आपको फॉलो करना है। प्रीवियस ईयर पेपर आर बाइबल ऑफ प्रिपरेशन। कोई भी टॉपिक आप करते हो तो उसके अराउंड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आप करोगे। दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस कि आप जो पढ़ रहे हो वो सही पढ़ रहे हो, या जो भी आपको पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है। अगर आपसे पीवाईक्यूज हो रहे हैं, मींस यू आर इन द रॉन्ग, यू आर इन द राइट ट्रैक। अगर पीवाईक्यूज आपसे हो जा रहे हो, पीवाईक्यू भी जैसे सर ने बताया, यूपीएससी के आप ईएससी पेपर करोगे, यूपीएससी के सीएससी, सीएससी मतलब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसके ऑब्जेक्टिव पेपर कर लो कम से कम, और फिर गेट के पेपर। और देखो इसके कॉन्वेंशनल क्वेश्चन भी कुछ करते रहना। मेंस के लास्ट 5 या 6 साल के, अगर अभी टाइम है मेरे पास, तो मेन मेन सब्जेक्ट के लास्ट 5-6 साल के मेंस के क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लियर है? सो दिस इज लाइक द बाइबल फॉर प्रिपरेशन। तो पीवाईक्यू तो आप नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते। इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ईएससी, गेट के क्वेश्चंस भी करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए पेपर जो सेटअप सेट करते हैं, दे आर प्रोफेसर फ्रॉम एमिनेंट आईआईटीज ओनली। तो कभी कभी आप देखोगे गेट के ही कुछ क्वेश्चंस उठ के वहां पे आ गए। तो इसीलिए गेट के पेपर भी आप लिखिए, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मेक ओन शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स के ऊपर अंकित सर आपको बताएंगे कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाया जाए और अपने शॉर्ट नोट्स होना क्यों जरूरी है। जी सर। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। देखिए बच्चों, शॉर्ट नोट्स, जैसा कि मैंने पहले भी आपको इस वीडियो में बताया है कि शॉर्ट नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डिटेल नोट्स तो मैंने बनाए हैं, बट डिटेल नोट्स से बार बार रिवीजन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि डिटेल नोट्स से रिवीजन करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और टाइम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। राइट, तो उसी टाइम को मैनेज करने के लिए हम शॉर्ट नोट्स को प्रिफर करते हैं। अब देखिए, जब हम डिटेल नोट्स पढ़ रहे हैं तो डिटेल नोट्स में बहुत सारी कहानी है जो कि एग्जाम में नहीं भी पूछी जाती है। उसमें कन्वेंशनल क्वेश्चन भी सॉल्व करे जाते हैं जो कि एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो अब उन चीजों को सेग्रीगेट करना, उन चीजों को फिल्टर आउट करके एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। अब
ठीक है, आपके पास शॉर्ट नोट्स की थिकनेस क्या होनी चाहिए कि अगर कोई सब्जेक्ट छोटा है, उसका एग्जाम में कम वेटेज है, तो 4 5 6 पन्ने में वो सब्जेक्ट इनफ है। अगर कोई सब्जेक्ट बड़ा है, ठीक है, एग्जाम में उसका वेटेज हैवी है, तो 10 से 12 15 पन्ने तक जा सकता है, बट उससे ज्यादा उसको, ठीक है, डिटेल मत लिख के जाइएगा। शॉर्ट नोट्स अपने खुद के इसलिए होने चाहिए, मान लीजिए कि आपका एक्स सब्जेक्ट वीक है, मेरा वाई सब्जेक्ट वीक है, तो मैंने क्या करा साहब, ठीक है, मैंने वाई सब्जेक्ट का बहुत डिटेल शॉर्ट नोट्स बनाया, बट एक्स सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत इजी था, तो इजी सब्जेक्ट के लिए मैंने क्या करा कि शॉर्ट में शॉर्ट नोट्स बना लिया। ठीक है, तो शॉर्ट में शॉर्ट नोट्स बना लिया, बट वो सब्जेक्ट आपका वीक था। अब मेरा शॉर्ट नोट्स आप बोरो करके पढ़ रहे हो, मान लो आपने मेरे शॉर्ट नोट्स का जीरोक्स करा लिया, ठीक है, और आप उससे पढ़ना चाह रहे हो, तो आपको वो शॉर्ट नोट्स में वो फील नहीं आएगी। जैसे कि आप, शरीर का ढांचा है, शायद वो रेडीमेड कपड़ों के लिए वो फिटिंग नहीं आती होगी, तो वो फिटिंग प्रॉपर बैठे, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम साहब किसी टेलर से जाके अपना फिटिंग करवाते हैं। तो वही चीज यहां पे भी हो रही है। तो ये शॉर्ट नोट्स आपका टेलर मेड शॉर्ट नोट्स है। मैं हमेशा गाइड करता हूं स्टूडेंट को, अपना खुद बनाओ, और मैं जितने भी टॉपर्स को देख चुका हूं पास में, उन्होंने अपना खुद का शॉर्ट नोट्स बना रखा है। ठीक है, अब देखिए, कैलकुलेशन मिस्टेक आप एग्जाम में करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट ये है कि मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दूं यहां पे, कि आपको ईएससी के प्रीलिम्स पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, जबकि मेंस के पेपर में कैलकुलेटर अलाउड होगा। अब मेंस के पेपर में कौन सा कैलकुलेटर अलाउड है, तो देखिए, इसमें बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। प्रीलिम्स में तो अलाउड ही नहीं है, तो बात ही नहीं उठती वहां पे। मेंस में आपका नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर अलाउड होता है। नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर कौन सा है? मार्केट में जो 1000 1200 1500 के जो कैलकुलेटर अवेलेबल है कैसियो के, ठीक है, 991 MS हो गया, 991 ES हो गया, ES प्लस हो गया, क्लासविज, ठीक है, की जो सीरीज है, EX 991EX की जो सीरीज है, ठीक है, वो आप यूज कर सकते हो, ये सब अलाउड है। अब देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में अलाउड नहीं है, मेंस में अलाउड है, कि मेंस में बिना कैलकुलेटर के काम नहीं चलेगा। अगर मेंस एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर पे आपने महारत हासिल कर रखी है, तो कम से कम 20 25 मिनट आप एग्जाम में सेव करोगे, इतना अच्छा कैलकुलेटर का यूज हम कर सकते हैं। अब प्रीलिम्स एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो जब आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते हो, तो साहब आपको मैनुअल कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा जोर देना पड़ेगा वहां पे। क्यों देना पड़ेगा ये समझिए। मैनुअल कैलकुलेशन पे इसलिए जोर देना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन उतने आसान कई क्वेश्चंस में नहीं आते हैं, बट उन क्वेश्चंस को आपको पहचानना भी है, और अगर हो सके तो उनसे दूर रहिए। अदरवाइज हम लोग अपने समय में ये करते थे कि जहां पे 1 + x⁴ करके अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन आता था, तो हम उसे बाइनोमियल थ्योरम लगा के 1 + nx करके या 1 - nx करके, ठीक है, जो भी रिस्पेक्टिव फॉर्मूला लगता था उसे हम, ठीक है, उस तरीके से मैनेज करते थे, और ये भी देखते थे कि साहब उसकी वैल्यू हायर साइड पे आएगी फॉर्मूला लगाने के बाद, या लोअर साइड पे आएगी। तो इस तरीके से आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो, कैलकुलेशन मिस्टेक आपको बहुत भारी पड़ेगी इन एग्जाम्स में। कैलकुलेशन मिस्टेक सिली मिस्टेक्स मानी जाती है इन एग्जामिनेशंस में, और वो बहुत भारी पड़ेगी और आपको कंपटीशन से बाहर करती जाएगी। राइट, चलिए, अब अगर हम आगे चलते हैं वर्क ऑन टाइम मैनेजमेंट पे, तो इस पे बादल सर से व्यू पॉइंट लेते हैं। बादल सर, इस पे व्यू पॉइंट बताइएगा कि टाइम मैनेज कैसे करे स्टूडेंट, किन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दे, किन सब्जेक्ट्स पे कम ध्यान दे, और ड्यूरिंग प्रिपरेशन वो उसे क्या क्या करना चाहिए टाइम मैनेज करने के लिए। जी सर, देखो, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच का ना गैप बहुत कम है। 8 जून को आपका प्रीलिम्स है, 10 अगस्त को आपका मेंस है। तो आपको टाइम इस तरीके से मैनेज करना है कि इन द गिवन ड्यूरेशन आपको प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन करनी है और मेंस की भी प्रिपरेशन करनी है। जब आप पूरा वेटेज एनालिसिस करोगे रेस्पेक्टिव स्ट्रीम का, चाहे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपको पता चलेगा कि कुछ एक सब्जेक्ट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और कुछ एक सब्जेक्ट मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग में आप कोशिश करो टू स्ट्राइक अ बैलेंस। देखो, अब दिक्कत क्या है, यहां पे 3 नाव की सवारी करनी है आपको। पहला तो जीएस, फिर प्रीलिम्स और फिर मेंस। ठीक है, तो अपने दिन को भी इसी तरीके से मैनेज करो कि मैं कुछ टाइम तो जीएस के लिए रोज दूंगा। 1 या 2 घंटे रोजाना आपको जीएस के लिए निकालना है, उपाय नहीं। 1 घंटा तो कम से कम ऑन एन एवरेज देना है।
अगर आप ऑन एन एवरेज रोज 1 घंटा नहीं दे रहे हो तो फिर ऑल्टरनेट डे 2-2, 3-3 घंटे दो आप। क्लियर है, ताकि जीएस निकलता चला जाए। फिर आप देखिए, जब आपके फंडामेंटल सब्जेक्ट जैसे ही आप प्रिपेयर कर लोगे, फंडामेंटल तो आपको करना ही है, वो प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप देखोगे तो। जैसे कि अगर सिविल की बात करूं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और एफएम दोनों ही प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एप्लीकेबल है। वैसे ही जैसे सर ने बताया, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप देखोगे तो नेटवर्क थ्योरी एक्सेट्रा जो फंडामेंटल सब्जेक्ट है, दे आर इंपॉर्टेंट बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। फंडामेंटल के अलावा जो सब्जेक्ट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आप उस पर टाइम स्टार्टिंग में दो थोड़ा, और उसके अराउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फिर जैसे ही आपका वो प्रीलिम्स के पेपर की प्रैक्टिस खत्म हो जाए, या वो प्रीलिम्स के जब आप 4-5 टॉपिक कवर कर लो, तो फिर क्या करो, देन स्विच ओवर टू वन मेंस टॉपिक, या सैंडविच कर लो। मान लो स्टार्टिंग में मैं 2 प्रीलिम्स के टॉपिक अच्छे से कवर कर लूंगा, उसमें मेंस के क्वेश्चन भी लगाने हैं आपको। फिर क्या, फिर एक मेंस का सब्जेक्ट ले आओ बीच में, जो कि मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए कम इंपॉर्टेंट है। उससे क्या है ना, आपके दिमाग में ये चीज चलती रहेगी कि भाई मैं केवल प्रीलिम्स के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहा, मैं मेंस के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूं। क्योंकि देखो, प्रीलिम्स पहले आएगा। ऐसा करते करते क्या है ना, आप मेंस के जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो भी 60-70% कर जाओगे। करने तो है ही ना, क्योंकि उनमें से भी प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे डिजाइन क्वेश्चंस। अगर हम सिविल में बात करें, जैसे कुछ डिजाइन के क्वेश्चंस होते हैं सिविल के, वो जो है प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते डिटेल में, वो मेंस में आते हैं। तो भाई मैं ऊपर ऊपर से डिजाइन के क्वेश्चन कर लूंगा, कभी कभी प्रैक्टिस कर लूंगा। क्योंकि अगर डिजाइन के टॉपिक्स पे पकड़ अच्छी होगी, तो उनके अराउंड जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन आएंगे वो भी तो आप अच्छे से कर लोगे। तो आपको मेंस को नेग्लेक्ट नहीं करना है, वर्क ऑन टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली, ताकि आप जीएस को भी प्रिपेयर कर सको, और जो मैं वे बताया, आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करो और मेंस के लिए प्रिपेयर करो। और टाइम मैनेजमेंट करते वक्त ये भी ध्यान देना कि हर एक सब्जेक्ट पे ना एक प्रॉपर टाइम देना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप जो 3-4 महीने एक ही सब्जेक्ट पे लगे रहे, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। अब एक्सलरेट कैसे करोगे अपनी प्रिपरेशन, मैं बताता हूं। देखो, बहुत एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट का टेक्निक बता रहा हूं, जो कि अगर आप इसको इनकॉर्पोरेट करोगे तो आप देखोगे आपकी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस फटाफट हो गई, जो मैं भी इनकॉर्पोरेट करता था। तो स्टार्टिंग से ही है ना, आप टाइम के साथ प्रिपरेशन करो। मान लो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चुन लो, 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के, हर क्वेश्चन को 1.5 मिनट दे दो, तो लगभग हाफ एन आवर हो गया। तो 30 मिनट्स में आपको 20 क्वेश्चन आपने दे रखे हैं, उसको आपको अटेम्प्ट करना है। स्टॉप वॉच ऑन कर लो, और 30 मिनट्स के अंदर अंदर वो 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने। फिर एक बार जब सारे ऑप्शंस आपने रफ में लिख लिया, तो फिर वेरीफाई कर लो कौन सा सही है कौन सा गलत है। उसके बाद सोल्यूशन देखो। जब ऐसा आप करोगे ना, 20-20 क्वेश्चन के सेट बनाते चलोगे, तो क्या आपका प्रिपरेशन भी फटाफट होगा, और आपकी एक्यूरेसी और स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये एक अच्छी टेक्निक है, जिसको आप इनकॉर्पोरेट अभी से कर लो। इससे आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों ही बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करोगे तो इट विल एक्सेलरेट योर प्रिपरेशन। देखिए, अब इसके बाद एक रामबाण उपाय है जो कि आपको नहीं भूलना है, रिवाइज। जब आप 4-5 टॉपिक्स पढ़ जाओगे, जब 4-5 सब्जेक्ट पढ़ जाओगे ना, तो उसके बाद आपको रिवीजन भी करना होगा। मान लो 3 महीने में आपने जीएस पूरा पढ़ लिया, तो क्या रिवाइज नहीं करोगे? या 3 महीने बाद अगर कोई टॉपिक देखोगे, रिवीजन नहीं करोगे पीरियोडिकली, सब भूल जाओगे। इंजीनियरिंग का सिलेबस बहुत बड़ा है। और समझो, अब आपका ये बीटेक वाला एग्जाम नहीं है कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पूछा जाएगा। अब तो आपसे पूरी इंजीनियरिंग पूछी जाएगी एक ही दिन में। तो अगर आप रिपीटेड रिवीजन नहीं करोगे ना, तो उस एक दिन में पूरी इंजीनियरिंग को रिकॉल नहीं कर पाओगे। क्योंकि जितना आप रिवाइज करोगे ना, आपका दिमाग एक हार्ड डिस्क की तरह है। तो उसमें ना पूरा जो स्टोरेज है, उसको प्रॉपरली सिस्टमैटिकली स्टोर करना जरूरी है। डेटा को सिस्टमैटिकली उसमें स्टोर करना जरूरी है। अगर फ्रैगमेंट्स में डेटा स्टोर हुए रहेंगे, तो उसको रिकॉल नहीं कर पाओगे। तो रिवीजन हेल्प करेगा उस डेटा को अपने दिमाग में सिस्टमैटिकली स्टोर करने में, ताकि आपको रिकॉल करना आसान हो। देखिए, एग्जाम से पहले हर एक सब्जेक्ट 4 से 5 बार रिवाइज हो जाना चाहिए। रिवीजन इस कदर होना चाहिए कि आपको अपने नोट्स याद हो जाए कि कौन से पेज में क्या लिखा था, फोटोग्राफिक मेमोरी हो जाए। वो तभी पॉसिबल है जब आप रिपीटेडली रिवाइज करते चले जाओगे। तो रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा बहुत अगर छूट गया है पेपर, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत अगर आपका सिलेबस छूट गया है, देखिए पूरा सिलेबस कोई भी नहीं पढ़ पाता है। लोग 80 से 90% सिलेबस ही कवर कर पाते हैं, 5 to 10% छूटता ही है हर बार।
टेंशन नहीं लेना, बट जितना पढ़ा है उतना रिपीटेडली रिवाइज करके कन्फाइन करना है अपने दिमाग में, वो इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा पढ़ लिया बट रिवीजन नहीं किया प्रॉपर तरीके से, कोई फायदा नहीं है। रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको बढ़िया रैंक लेके आना है, अगर रिवीजन प्रॉपर नहीं चल रहा है, रिवीजन को अगर आपने प्लान नहीं कर रखा है अपने स्केड्यूल में, तो बड़ी दिक्कत है। अब आपको अंकित सर बताएंगे कि स्टडी मटेरियल क्या फॉलो करे और क्या ना फॉलो करे। जी सर। डेफिनेटली सर। देखो बच्चों, होता क्या है कि आजकल इंटरनेट का जमाना है, आप सब जेनजीज हैं, मिलेनियल चाइल्ड हैं, तो आप लोग क्या करते हो कि इंटरनेट का बहुत ज्यादा फायदा उठाते हो। यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। मैं इसमें आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट के साथ एक वार्निंग देना चाहूंगा। डोंट स्टडी लॉट ऑफ मटेरियल, रैदर अपने जो मटेरियल है उसको ट्रस्ट करिए। ट्रस्ट करने से पहले उसको जांच लीजिए, परख लीजिए। ठीक है, पढ़ने से पहले जितनी जांच परख आपको करनी है सब करिए, बट बहुत ज्यादा ठीक है स्टडी मटेरियल मत देखिए, वैरायटी ऑफ स्टडी मटेरियल मत देखिए, क्योंकि हर एक ठीक है फैकल्टी मास्टर का एक अपना अलग स्टाइल होता है पढ़ाने का। आप उसी को ट्रस्ट करिए। ठीक है, एक नोट्स को, एक किताब को बार बार पढ़ो, वो बेनिफिशियल होगा, रैदर देन 10 किताबों को एक बार पढ़ना, एक किताब को 10 बार पढ़ना। ये एक मैं बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में बता रहा हूं, अदरवाइज फंसते जाओगे और कोई भी सब्जेक्ट कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को आप अपने पूरे सिलेबस को 100% नहीं कर सकते और किसी भी सब्जेक्ट को 100% नहीं कर सकते हो। एग्जाम में कुछ ऐसे सवाल आएंगे, अटपटे सवाल आएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर में भी होंगे और जिस ईयर आप एग्जाम दोगे वो भी नए होंगे। उन सवालों पे नहीं जाना है। ऐसा समझो कि अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हो तो प्रीलिम्स में आपका जीएस पेपर में अगर 80 का स्कोर आता है बहुत अच्छा है। ठीक है, इधर आपका 170 का स्कोर आता है, 300 में से बहुत अच्छा माना जाता है। तो लगभग 50 to 60% मार्क्स आपको लाने हैं और आप बहुत अच्छे से क्वालिफाई हो जाओगे। 50% मार्क्स मतलब 500 में से 250 नंबर है और इजीली आप किसी भी ब्रांच में होगे, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाओगे और बहुत अच्छे रैंक से कर जाओगे। आपको मेंस देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक बहुत सख्त हिदायत है आप लोगों के लिए। उसके बाद जब मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, मेरा सिलेबस काफी हद तक हो गया है, तो मैं उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज देना पसंद करूंगा। रीजन क्या है? क्योंकि भाई एग्जाम के दिन मुझे टेस्ट देना है। अब वो टेस्ट देना, मुझे अपने शरीर को ढालना है इस माहौल में कि साहब मुझसे सवाल पूछा जाए मैं तुरंत जवाब दूं, और पूरे सब्जेक्ट का सवाल पूछा जाए मैं तुरंत जवाब दूं। तो टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है। अब जब आप टेस्ट सीरीज दोगे तो ये एक्सपीरियंस करोगे कोई फॉर्मूला रिकॉल नहीं हुआ, कोई कंसेप्ट ठीक है आप गलत लगा रहे हो, ठीक है आपका टाइम मैनेजमेंट खराब है, किसी सवाल पे ज्यादा समय दे जा रहे हो जिससे पेपर छूट जा रहा है। तो ये जो सारी बातें हैं ना, ये आप टेस्ट दे के एनालाइज करोगे और इन पे धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो लगभग टेस्ट सीरीज कब दिया जाए? एग्जाम से 2-4 महीने पहले से आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। फिर आप मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। फिर एग्जाम से 1 महीने पहले आप फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। बट इन टेस्ट को देते समय अपना फ्रीक्वेंट एनालिसिस करिएगा, अदरवाइज टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। कि आपने गलती कहाँ करी, उस गलती को ठीक है आप वहां पे समझिए और उस गलती को फ्यूचर में रिपीट मत करिए। देखिए, गलती करना बड़ी बात नहीं है, गलती को फ्यूचर में रिपीट ना करना ये सबसे बड़ी बात है, और यही आपको टॉपर बनाएगा, यही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। राइट, तो ये बहुत अच्छी सी चीज है। अब आखिरी महीने में क्या किया जाए? तो आखिरी महीने में देखिए, सबको पता है कि शॉर्ट नोट्स पढ़ना चाहिए। ठीक है, आपको डेली कुछ प्रीवियस ईयर सॉल्व करना चाहिए, फिर आपको प्रीवियस ईयर पेपर पे जाना चाहिए और आपको डेली कुछ ना कुछ ठीक है एग्जाम के पेपर भी सॉल्व करने चाहिए। तो क्या फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए, इस पे बादल सर से थोड़ा सा व्यू पॉइंट लेते हैं और उसके बाद हम इस सेशन को एंड करेंगे। बादल सर प्लीज बताइए। सर मुझे याद है, हालांकि ये बताना नहीं चाहिए, मैं सबके साथ शेयर कर रहा हूं। सर मैं तो शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा ही पढ़ता था अपने। इनफैक्ट जब मैं, मान लीजिए जब मुझे नींद नहीं आती थी रात को, तो क्या करता था, मैं अपना शॉर्ट नोट्स लेके बैठ जाता था और मैं शॉर्ट नोट्स पढ़ता रहता था और मेरे हाथ में हर वक्त मेरे शॉर्ट नोट्स रहते थे और मैं सो जाता था। इनफैक्ट मैं बता रहा हूं कि बहुत बार आप लोग वॉशरूम जाते हो और वॉशरूम में अपना समय बर्बाद कर रहे होते हो, प्रेशर नहीं आ रहा है फिर भी वॉशरूम में जाके बैठ गए हो। तो मैं क्या करता था ना, वॉशरूम जाने से पहले शांति से अपना जो है घर रूम में ही जो है अपना शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते रहता था। मुझे पता है वॉशरूम में जाऊंगा समय बर्बाद करूंगा, इससे अच्छा जो है प्रेशर का वेट करो।
और शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे ना, अपने आप प्रेशर दिमाग पे तो पड़ेगा, शरीर में हर जगह प्रेशर बनना चालू हो जाएगा। तो क्या ना, जब जब आपको टाइम मिल रहा है, कुल मिला के जोक्स अपार्ट, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते जाओ। मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो। क्या ना, आपके शॉर्ट नोट्स इज लाइक अ मेमोरी की, जो कि आपको हर वक्त हेल्प करेंगे अपने मास्टर नोट्स को रिमेंबर करने में। आपको सर ने बता ही दिया शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने। तो शॉर्ट नोट इज लाइक अ मेमोरी की, तो वो आपके मास्टर नोट्स को रिमेंबर करने में हेल्प करेंगे। लास्ट 1 मंथ में कम से कम एक पेपर रोजाना लो, प्रीलिम्स का ही ऑब्वियसली। जब मेंस का लास्ट मंथ आएगा तो मेंस का लेंगे, तो अभी जब प्रीलिम्स का पेपर आप देने वाले हो, तो एक दिन जीएस का पेपर ले लो और ऑल्टरनेट डे करो। 1 डे जीएस का पूरा पेपर सॉल्व कर लो और एक दिन टेक्निकल का पूरा पेपर सॉल्व करो। तो कम से कम एक पेपर रोजाना लो, ताकि क्या है ना, एग्जाम के दिन आपको प्रेशर ना फील हो। एग्जाम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एग्जाम प्रेशर, आता जाता आप भूल जाते हो, इतना नर्वस हो जाते हो, इतना प्रेशर ले लेते हो एग्जाम वाले दिन कि जो कंसेप्ट आपको आते थे वो भी भूल जाते हो। तो क्या है, एग्जाम फियर को अगर किल करना है तो इट इज बेस्ट थिंग, टेक 1 पेपर डेली एंड सॉल्व इट एंड एनालाइज इट प्रॉपरली इन द लास्ट मंथ। उससे क्या, आपका एग्जाम फियर पूरा का पूरा गायब ही हो जाएगा। फिर पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं लास्ट मंथ में अगेन एंड अगेन, क्योंकि देखिए पीवाईक्यू में सारे के सारे कंसेप्ट तो कवर ही है, और बहुत बार ईएससी में आप देखोगे कि पीवाईक्यू एज इट इज रिपीट भी हो जाते हैं। तो पीवाईक्यू को जो है लास्ट मंथ में जो अगेन अगेन करते जाओ, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस अलॉट। तो अगर आप जितना हमने बताया ना, अगर आप उतना फॉलो कर लो, तो आई कैन गारंटी आप ईएससी में टॉपर बन जाओगे। और याद रखना, एक राज की बात आपको जाते जाते बता रहा हूं, ईएससी में एज इज द फ्यूअल फॉर प्रमोशन। अगर आप फाइनल ईयर में प्रिपेयर करते करते ईएससी क्रैक करके ऑफिसर बन जाते हो, तो रिटायरमेंट के टाइम में आप सबसे ऊपर, सबसे टॉप पोस्ट में पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि एज इज द फ्यूअल। अगर आपके साथ के लोग का एज आपसे बड़ा है तो पहले ही रिटायर हो जाएंगे, तो लास्ट में जब आप बचोगे तो आप ही टॉप पोजीशन पे रहोगे। तो जितना जल्दी आप ईएससी क्रैक कर लो उतना बढ़िया है। ये गाइडेंस होपफुली आपको पसंद आई। अगर इतने पॉइंट्स आप फुलफिल कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन के दौरान, तो इट्स मोर देन इनफ, आई कैन गारंटी यू वुड बी गेटिंग गुड रैंक्स। बाकी आपको कभी भी कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो, हमारी मेंटरशिप की जरूरत हो, तो मैं और अंकित सर दोनों ही टेलीग्राम चैनल पे हर वक्त अवेलेबल रहते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल क्या है, जैसे अंकित सर के अगर चैनल पे जाना है तो सिर्फ टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है अंकित सर पीडब्ल्यू, वहां सर की एक हैंडसम फोटो दिखेगी आपको, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा चैनल अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो सेम बादल सर पीडब्ल्यू आप टाइप करके सर्च करना, यू विल गेट थ्रू माय चैनल। वहां पर आप आकर जो भी अपना प्रॉब्लम है डीएम भी कर सकते हो, आके डिस्कस भी कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन एंड हैप्पी दिवाली। So happy Diwali, guys. I guess you have enjoyed a lot. Thank you very much. Thank you. Jai Hind.